हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 9 बायो मॉलिक्यूल्स। तो चलिए बिना किसी की देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी हमारे बायोस्फीयर में कितनी है? लिविंग वर्ल्ड किया ही होगा ना, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, सभी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल एंड एलिमेंट से बने हुए होते हैं? क्या इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है? देखिए, द डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज 1.7 टू 1.8 मिलियन इन आवर बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 1 यह आता है हमारे इसमें माइंड में, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स और एलिमेंट्स? सेम केमिकल और एलिमेंट से बने हुए होते हैं क्या? अगर हमें ये मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। किसके ऊपर? प्लांट टिश्यू के ऊपर, एनिमल टिश्यू के ऊपर और माइक्रोबियल पेस्ट, इन सभी के ऊपर हमें क्या करना होगा? एनालिसिस परफॉर्म करना होगा। मतलब इनमें से कोई भी एक चलेगा। ठीक है, प्लांट टिश्यू या फिर एनिमल टिश्यू या फिर माइक्रोबियल पेस्ट होगा तो भी चलेगा। ठीक है, वी फाउंड, हमें क्या मिला? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, उनमें क्या मिले? कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला एंड अदर। देखिए, हमने क्या किया, एक एनालिसिस किया। किसके ऊपर किया? फॉर एग्जांपल हमने प्लांट टिश्यू के ऊपर एनालिसिस किया। तो हमें क्या मिला? हमें मिले एलिमेंट्स की लिस्ट, कुछ एलिमेंट की लिस्ट मिली। कैसे, कौन से एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर। ठीक है, अब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है, इनकी रिस्पेक्टिव पर यूनिट मास इन अ लिविंग टिश्यू, मतलब इनका जो ये कंटेंट है, देखिए, देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट ऑफ अ लिविंग टिश्यू, मतलब इनका जो रिस्पेक्टिव कंटेंट है लिविंग टिश्यू के अंदर, हमने किसका एनालिसिस किया था? फॉर एग्जांपल हमने किया था प्लांट टिश्यू का एनालिसिस। तो उसके अंदर उनका रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास मालूम हुआ। कौन से एलिमेंट मालूम है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट मालूम है एंड उनका कंटेंट है पर यूनिट मास वो मालूम हुआ उस टिश्यू के अंदर का। ठीक है, हमने क्या किया? सेम एनालिसिस किया। अगर हमने सेम एनालिसिस किया, सेम एनालिसिस परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट के, मतलब मिट्टी के, सॉइल के एक छोटे से पोर्शन पर सेम एनालिसिस किया, तो हमें क्या मिलेगा? अर्थ क्रस्ट क्या है? नॉन लिविंग मैटर। क्या है? नॉन लिविंग मैटर है सॉइल। ठीक है, दस वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट, हमें क्या मिलेगी? सिमिलर लिस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? सिमिलर लिस्ट मिलेगी। ठीक है, देखिए, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जो लिविंग टिश्यू के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वही एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? जो नॉन लिविंग एंड लिविंग है, दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम है। मतलब दोनों के अंदर एलिमेंट्स कैसे मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, देखिए, अगर हमने एक क्लोजर एग्जामिनेशन किया तो हमें क्या मिला? वी फाउंड दैट द अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपेयर किया जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन को बाकी एलिमेंट को छोड़ के कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे अपन लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर, ह्यूमन एंड अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा मिलता है अर्थ क्रस्ट की तुलना में। कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, देखिए, ये टेबल देखिए, आपको यहाँ पर ही समझ में आएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अब ये टेबल है, इसमें क्या है? ये सभी के सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एलिमेंट्स हैं। अब इतना पोर्शन जो है अर्थ क्रस्ट का है, इतना पोर्शन जो है ह्यूमन बॉडी का है। इस साइड में क्या है? अर्थ क्रस्ट, इस साइड में क्या है? ह्यूमन बॉडी। तो आप देख ही सकते हो, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, कार्बन का कंपाउंड कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है 46.6,
ये अर्थ क्रस्ट के अंदर है, एंड 65.0 किसके अंदर है, ह्यूमन बॉडी के। ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है ऑक्सीजन। और हम देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी अर्थ क्रस्ट के अंदर कैसा है, वेरी लिटिल है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए सल्फर क्या है, 0.03 किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर सल्फर कितना है, 0.3, मतलब सल्फर भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 10x ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। क्या, सल्फर अर्थ क्रस्ट के तुलना में ह्यूमन बॉडी के अंदर सल्फर 10 गुना ज़्यादा है। देखिए अब देखिए सोडियम, देखिए यहाँ पर 2.8 अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, 0.2, मतलब देखिए अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, ज़्यादा सोडियम ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी की तुलना में। सोडियम का है, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का है, सिलिकॉन का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस एक ट्रिक से ये सब याद रख सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हो CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये सभी के सभी किसके अंदर ज़्यादा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ह्यूमन का HU एंड अर्थ क्रस्ट का E लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसके अंदर ज़्यादा है, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर कम है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है। अरे दिख नहीं रहा क्या, CHONS ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है। और देखिए बाकी के तो आपको याद ही करने होंगे, बचे कुछ कितने हैं यार, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, ये सभी के सभी अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी के कंपेयर में, ठीक है। इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको नोट करके दिया है, देखिए नोट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आर मोर इन ह्यूमन बॉडी, क्या है, आर मोर इन ह्यूमन बॉडी एंड लेस इन अर्थ क्रस्ट, आर लेस इन अर्थ क्रस्ट। देखिए और सेकंड पॉइंट देखिए, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर मोर इन अर्थ क्रस्ट एंड लेस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करना, ये हम अभी इस लेक्चर में सीखेंगे। देखिए लिविंग टिश्यू लेना है सबसे पहले, लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू को देखिए, लिविंग टिश्यू मतलब कौन सा, पीस ऑफ लीफ हो सकता है, लीफ मतलब प्लांट का एक प्लांट का टुकड़ा, या फिर पीस ऑफ लीवर। यहाँ पर पीस ऑफ लीवर एनिमल में से क्यों लिया, क्योंकि लीवर के पास रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। लिविंग टिश्यू का कौन सा भी पीस लिया, अब उसको ग्राइंड करना है मोटर एंड पिस्टल के अंदर। क्या करना है, ग्राइंड करना है मोटर एंड पिस्टल के अंदर। देखिए यह हमारा क्या है, पिस्टल है, यह हमारा क्या है, मोटर है। मोटार मतलब क्या है, ये देखिए यह हमारा क्या है, मोटार। पिस्टल तो आप देख ही सकते हो। उसके अंदर क्या किया हमने, मोटर के अंदर क्या डाला, लिविंग टिश्यू मतलब एक लीफ डाला और उसके अंदर हमने डाला ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है Cl3CCOOH, ठीक है, Cl3CCOOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला मोटार में, लिविंग टिश्यू डाला मोटार में और उसको क्या ग्राइंड, क्या ग्राइंड किया। तो हमें क्या मिल सकता है, देखिए हमें दो पोर्शन मिलेंगे। देखिए हमें दो पोर्शन मिलेंगे। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी इफ वी वेयर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन। अगर हमने छन्नी देखिए, ठीक है, अगर हमने इसको, ये जो हमने ग्राइंड किया है, इसको हमने क्या किया, स्ट्रेन किया, किसके अंदर से, चीज़ क्लॉथ से, तो हमें 2 फिल्ट्रेट मिलेंगे। दो देखिए, एक साइड में मिलेंगे एसिड सोल्यूबल पूल, जो नीचे आ गया वाटर के फॉर्म में, एसिड सोल्यूबल पूल जिसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। अब आएगा ये साइड में एसिड इनसोल्यूबल पूल, जो ऊपर की तरफ रह गया। देखिए इस फिगर में देख सकते हो आप,
ये हमारा क्या है, चीज़ क्लॉथ से हमने क्या किया, उसको स्ट्रेन किया, ठीक है, थ्रू चीज़ क्लॉथ। हमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे, रिटेंटेड मिलेगा और फिल्ट्रेट मिलेगा। फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, एसिड सोलुबल पूल। रिटेंटेड को क्या कहते हैं हम, एसिड इनसोलुबल पूल, ठीक है। ठीक है, देखिए एसिड सोलुबल पूल और फिल्ट्रेट, और यहाँ पर देखिए एसिड इनसोलुबल पूल, जिसे हम कहते हैं रिटेंटेड। रिटेंटेड कहाँ पे मिला, चीज़ क्लॉथ के ऊपर। फिल्ट्रेट कहाँ पे मिला, चीज़ क्लॉथ के नीचे, किसके अंदर, मोटार के अंदर, ठीक है। ग्राइंड कैसे किया, लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया किसके प्रेजेंस में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। ग्राइंड करने के बाद हमने उसको क्या किया, स्टेन किया थ्रू अ चीज़ क्लॉथ, ठीक है। चीज़ क्लॉथ के थ्रू हमने उसे स्टेन किया। अब तो हमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे, चीज़ क्लॉथ के ऊपर क्या मिलेगा हमें, रिटेंटेड मिलेगा, मतलब क्या होगा, एसिड इनसोल्युबल पूल। और दूसरा फ्रैक्शन जो मोटर के अंदर फिल्टर होके आया, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट और एसिड सोल्युबल पूल, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन रिटेंटेड। साइंटिस्ट को क्या मिला, 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले रिटेंटेड के अंदर, ठीक है। नोट्स बना लो, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए रिटेंटेड ऊपर की तरफ, चीज़ क्लॉथ के ऊपर, और फिल्ट्रेट कहाँ पर आ गया, चीज़ क्लॉथ के नीचे, ठीक है। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल। देखिए अभी हमने क्या किया, ये वाला जो हमने क्या किया, इसे हम कहते हैं केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करने की ये मेथड है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव मेथड क्या होती है। अब हमें देखना है डिस्ट्रक्टिव मेथड, ठीक है। सब कुछ समझाऊंगा, देखिए ऑल द कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल। लिविंग टिश्यू के अंदर जितना भी कार्बन कंपाउंड रहता है उसे हम कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो सकता है, आल्सो हो सकता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड। मैंने आपको क्या बोला, देखिए हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब इसमें क्या किया हमने, ये सभी मेथड करके हमें क्या मिला, फिल्ट्रेट में, रिटेंटेड में क्या मिला, साइंटिस्ट हैव फाउंड 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, ठीक है। अब हम डिस्ट्रक्टिव मेथड से क्या क्या फाइंड कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या फाउंड करेंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड इनऑर्गेनिक फाउंड। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड। उनके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ठीक है। हाउ डू वी नो दिस, हमें ये कैसे मालूम हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। क्या है, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले क्या लिया हमने, एक लीफ लिया, क्या लिया, लीफ, लिविंग टिश्यू है। अगर ताज़ा लीफ हमने प्लांट से तोड़ा तो उसे, उसका वेट कैसा होगा, ड्राई वेट होगा, ऑफकोर्स उसके अंदर ड्राई वेट होगा, उसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। जब हमने उस लीफ को ड्राई किया, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, लिविंग टिश्यू लेना है, उसका वेट कैसा होगा, वेट। उसके बाद क्या होगा, हम उस लिविंग टिश्यू को क्या करेंगे, वी ड्राई द लीफ, क्या करेंगे, लीफ को ड्राई करेंगे, ऑल द वाटर गेट इवेपोरेट्स। अब इस वेट को क्या बोलेंगे हम, ड्राई वेट। इस लीफ को क्या बोलेंगे, सूखी हुई पत्ती को क्या बोलेंगे हम, ड्राई वेट। सूखी हुई पत्ती का लीफ का वेट कैसे होगा, ड्राई वेट, ठीक है। अब पॉइंट 3 देखेंगे, जो सूखी हुई पत्ती है, बर्न द ड्राई लीफ, क्या करना है हमें, बर्न करना है ड्राई लीफ को, क्या करना है, बर्न करना है ड्राई लीफ को। एक सेकंड, बर्न द ड्राई लीफ। अब ड्राई लीफ को बर्न करने से क्या मिलेगा, क्या होगा, ऑल द कार्बन कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होके गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, आप देखिए अब हमने क्या किया, CO2 निकाल दिया एंड वाटर भी निकाल दिया, एंड CO2 भी निकाल दिया, बचा क्या, खाली ऐश। रिमेनिंग इज कॉल्ड एज ऐश। अब इस ऐश के अंदर क्या होगा, दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंफ्यूज नहीं होना है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन है, कैल्शियम मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन है, कैल्शियम मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है, सल्फेट फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है, सल्फेट एंड फॉस्फेट। सल्फेट्स एंड फॉस्फेट आर आल्सो सीन इन फिल्ट्रेट। किसके अंदर, जब हमने देखा था हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, उसमें क्या मिला था हमें, चीज क्लॉथ के नीचे फिल्ट्रेट मिला था मोटर के अंदर, ठीक है।
फिल्ट्रेट के अंदर फिल्ट्रेट मिला था मोटर के अंदर, ठीक है। उस फिल्ट्रेट के अंदर हमें क्या मिल सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। कैसे, सल्फेट एंड फॉस्फेट। साइंटिस्ट ने तो ये बताया था कि रिटन टेट के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमें तो फाइंड करने हैं इनऑर्गेनिक डिस्ट्रक्टिव मेथड से। डिस्ट्रक्टिव मेथड से हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाइंड कर सकते हैं। और हम उस मेथड से, मतलब मोटार एंड पिस्टिल ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे पहले से ही। देखिए कंपोनेंट सोडियम है, पोटेशियम है। सोडियम को हम क्या बोलते हैं, Na+, पोटेशियम को क्या बोल सकते हैं, K+, कैल्शियम को क्या बोल सकते हैं, Ca2+, मैग्नीशियम को क्या बोल सकते हैं, Mg2+, वाटर को क्या बोलते हैं हम, H2O। ये फार्मूले है, उनके फार्मूले है। अब देखिए कंपाउंड जैसे NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। उसके बाद CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है। यहाँ पर देख सकते हो आप फॉस्फेट एंड सल्फेट, क्या है, फॉस्फेट एंड सल्फेट कंपाउंड है। फॉस्फेट एंड सल्फेट कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। क्या है, एलिमेंट नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, फॉस्फेट एंड सल्फेट। किसके अंदर भी मिल सकते हैं, हमें फिल्ट्रेट के अंदर भी मिल सकते हैं। और यहाँ पर इस मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव मेथड में ड्राई लीफ लिया, उसको वेट किया, उसको वेट करने के बाद उसको बर्न किया, उसको बर्न करने के बाद उसके अंदर क्या हो गया, ऑल द कार्बन कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। अब इसके अंदर का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गया, वाटर भी रिमूव हो गया। रिमेनिंग इज कॉल्ड एज ऐश। उस ऐश के अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट फॉस्फेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए फिल्ट्रेट में हमें क्या मिल सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फॉस्फेट एंड सल्फेट। फिल्ट्रेट के बाद हम रिटेंटेड में देखेंगे, रिटेंटेड में क्या मिलेगा हमें। देखिए रिटेंटेड में हमें क्या मिलेगा, साइंटिस्ट हैव फाउंड 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन रिटेंटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इजी लेसन है, कोई हार्ड बात नहीं है। देखिए अब देखेंगे हम अमाइनो एसिड्स। अब हम क्या देखेंगे, अमाइनो एसिड्स को बहुत अच्छी तरह से समझ के लेंगे। देखिए अमाइनो एसिड किसके अंदर मिलते हैं, अमाइनो एसिड फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल। किसके अंदर मिलते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल। यार ये मतलब क्या, फिल्ट्रेट के अंदर। किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर। देखिए अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा। अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग। अमाइनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसके अंदर मिलते हैं, फिल्ट्रेट के अंदर मिलते हैं। फिल्ट्रेट मतलब एसिड सोल्यूबल पूल। अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करते हैं एक अमाइनो ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। अमाइनो एसिड के पास दो ग्रुप कौन से होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है। एज सब्स्टिट्यूएंट, कैसे, किस तरह, एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट अलग हो तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और इसी वजह से हम इसे कहेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। देखिए एसिडिक ग्रुप कौन सा है हमारा, इसे कहते हैं हमारा एसिडिक ग्रुप, COOH। ये हमारा क्या है, एसिडिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप कौन सा है, NH2। ये हमारा अमाइनो ग्रुप है। देखिए समझा तो, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट। कितने सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। मतलब कार्बन के जो चारों के चारों वैलेंसी है वो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है, वैलेंसी पोजीशन अलग अलग है। दीज आर हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या हो सकता है, ये देखिए हाइड्रोजन। कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। उसके बाद क्या है, अमाइनो ग्रुप मतलब NH2। और चौथी बात कौन सी होती है, हमारा R ग्रुप वेरिएबल हो सकता है। R ग्रुप के आधार पर, R ग्रुप के बेस पर हमारे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एसिडिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। एसिडिक ग्रुप कौन सा, COOH। अमाइनो ग्रुप NH2। दिस इज सब्स्टिट्यूटेंट ऑफ मीथेन। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। एक कार्बन के पास चार हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास क्या है, 4 हाइड्रोजन। उसी एक कार्बन के पास अमाइनो एसिड में क्या होता है, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। R ग्रुप होता है, R ग्रुप, उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन। ये चारों ग्रुप अलग है। ठीक है, इसी वजह से उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। नोट
नोट कीजिए, बेस्ड ऑन द आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड। अगर आर ग्रुप जैसे जैसे चेंज होगा, समझाता हूँ, आर ग्रुप जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अमाइनो एसिड का नाम भी चेंज होगा, अमाइनो एसिड भी चेंज होगा। बट इतना आप याद रख लीजिए, हमारे सिलेबस में इतना ही है, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन को बनाने वाले ही 20 अमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटीन को बनाने वाले हमारे कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 20 अमाइनो एसिड। तो हमें अभी फ़िलहाल नीट को क्लियर करने के लिए, जेनेटिक्स समझने के लिए या फिर बायोमोलिक्यूल जेनेटिक्स समझ के लेने के लिए 20 टाइप के अमाइनो एसिड प्रोटीन में मिलते हैं, इतना ही मालूम होना चाहिए बस। बाकी अमाइनो एसिड की कोई हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, समझाता हूँ। देखिए, आर ग्रुप जैसे चेंज होगा वैसे हमारा अमाइनो एसिड चेंज होगा, आर ग्रुप जैसे चेंज होगा हमारा अमाइनो एसिड चेंज होगा। सबसे पहले आप लर्न कर लीजिए, अमाइनो एसिड के पास कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप आर ग्रुप, सेकंड ग्रुप कौन सा? कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके बाद अमाइनो ग्रुप, उसके बाद एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर लिख ही दिया है मैंने, देखिए, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। किसकी? अमाइनो एसिड की। सबसे पहले हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ये कई, इनकी पोजीशन मतलब कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मतलब ये फर्स्ट हमारा हाइड्रोजन ही आएगा, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप ही आएगा, फिर थर्ड अमाइनो ग्रुप ही आएगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन में हमारे 20 टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आर ग्रुप, यहाँ पर आर ग्रुप हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर हमारा आर ग्रुप देखिए, आर ग्रुप के जगह पर क्या है? हाइड्रोजन है। आर ग्रुप के जगह पर क्या है? हाइड्रोजन। तो उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन। आर ग्रुप के जगह पर अगर हाइड्रोजन हो तो उसे हम कहते हैं ग्लाइसिन। आर ग्रुप के जगह पर क्या होगा? मिथाइल ग्रुप होगा। क्या होगा? CH3, मिथाइल ग्रुप है। आर ग्रुप के जगह पर, आर ग्रुप क्या है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो उस अमीनो एसिड का नाम क्या होगा? एलिनिन, ठीक है। अब आर ग्रुप के यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हो। अगर आर ग्रुप के जगह पर हाइड्रोक्सी मिथाइल हो, CH2OH, क्या है? CH2OH। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? CH2OH। तो उस अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा? सीरीन। देखिए, अमाइनो एसिड में एक ही ग्रुप चेंज हुआ। देखिए, मैंने क्या बोला था? आर ग्रुप क्या होगा? वेरिएबल होगा। आर ग्रुप क्या होगा? वेरिएबल होगा, मतलब फिक्स नहीं होगा, चेंज होगा। अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप क्या है? CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप है, तो उसे हम कहेंगे एलिनिन। किसे? अमाइनो एसिड को। बाकी के ग्रुप तो सेम ही है ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल है। हाइड्रोजन, अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप चेंज नहीं होते, आर ग्रुप ही चेंज होता है। देखिए, इसमें भी देखिए, यह हमारा क्या है? अमाइनो ग्रुप। यह हमारा क्या है? एसिडिक ग्रुप। यह हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए, अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए, अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, हाइड्रोजन। चेंज क्या हो रहा है? ओनली एंड ओनली आर ग्रुप। आर ग्रुप के बेसिस पर इसी तरह से हमारे 20 टाइप के अमाइनो एसिड हमें देखने हैं प्रोटीन के अंदर, ठीक है। ग्लाइसिन, अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन हो तो ग्लाइसिन कहेंगे उस अमाइनो एसिड को। अगर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो, CH3, मतलब तो अमाइनो एसिड का नाम होगा एलिनिन। आर ग्रुप के जगह पर हाइड्रोक्सी मिथाइल हो, मतलब CH2OH हो, तो उसे हम कहेंगे सीरीन, अमाइनो एसिड का नाम है, ठीक है। इतने लर्न होने चाहिए, डायरेक्टली गिवन है हमारे NCERT में, फिगर गिवन है, ठीक है। उसके बाद नोट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी 3 ही ग्रुप पर है ना। कौन से 3? अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप। हाइड्रोजन तो वैसा का वैसा ही है, हाइड्रोजन तो वैसा का वैसा ही है। अमाइनो एसिड की देखिए, अमाइनो एसिड की देखिए, यहाँ पर क्या बोला है मैंने? यह हमारा एक कार्बन है, यह हमारा क्या है? एक कार्बन है। अमाइनो एसिड के कार्बन के ऊपर 3 ही ग्रुप ऐसे हैं। कौन से ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप कौन सा होगा? H2N, NH2। यहाँ पर क्या होगा? हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पर होगा हमारा आर ग्रुप, आर ग्रुप। तीनों के बेसिस पर ही हमारे अमाइनो एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। देखिए, अगर अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की नंबर के बेस पर देखें तो हमारे पास और 3 का टाइप के अमाइनो आते हैं, और 3 टाइप के हमारे पास अमाइनो एसिड आते हैं। रुकिए, सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखा हमने? सबसे पहले अमाइनो एसिड 3 टाइप के देखे, एलिनिन, ग्लाइसिन, सीरीन। कौन से देखे? एलिनिन, ग्लाइसिन, सीरीन। किसके आधार पर? आर ग्रुप के आधार पर। अब हम देखेंगे बेस्ड
वहाँ पर अमाइनो एसिड किसके टाइप आधार पर थे, हमारे आर ग्रुप के बेस पर थे। अब यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप मतलब कौन सा, NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब कौन सा, COOH, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, एसिडिक ग्रुप। इसके बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड वेलिन। याद कर लीजिए, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक होता है, बेसिक होता है, लाइसिन एंड वेलिन होता है न्यूट्रल। बोलिए मेरे साथ, एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, बेसिक वेलिन, न्यूट्रल बेसिक लाइसिन, न्यूट्रल वेलिन। एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, न्यूट्रल वेलिन, न्यूट्रल वेलिन, न्यूट्रल वेलिन, बेसिक लाइसिन, न्यूट्रल 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 वेलिन, न्यूट्रल वेलिन, बेसिक लाइसिन, एसिडिक ग्लूटामिक एसिड। लर्न कीजिए, ठीक है। अब हमारे 3 और एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, कितने, 3 और एरोमेटिक अमाइनो एसिड, टायरोसिन, फिनाइल एलिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन, फिनाइल एलिनिन एंड ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। देखिए टायरोसिन, फिनाइल एलिनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताऊंगा हमारे अमाइनो एसिड के पास होती है। अमाइनो एसिड हैज अ प्रॉपर्टी, अमाइनो एसिड हैज अ प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेबल नेचर। अमाइनो एसिड के पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो जिसे हम बोलते हैं आयोनाइजेबल नेचर, ठीक है। NH2 मतलब क्या, हमारा अमाइनो ग्रुप, एंड COOH ग्रुप मतलब कौन सा, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो एसिड के अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के पास क्या होती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेबल नेचर। इन डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। अलग अलग pH में अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर pH1 है, pH1 ये अलग टाइप के pH है। इस pH में क्या होगा, देखिए एक प्रोटॉन अंदर आया इस pH पे, इस पर्टिकुलर pH पे, मतलब ये pH2 पर क्या हुआ, एक प्रोटॉन चला गया, हाइड्रोजन चला गया। अब देखिए ये pH ऐसा है, pH3 थर्ड वाला जो हमारा pH है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन जा रहा है, एक प्रोटॉन आ रहा है, एक प्रोटॉन जा रहा है, एक प्रोटॉन, मतलब दोनों भी चार्ज इस तरह से। यह हमारा सेल है, सेल के पास इस टाइप में पॉजिटिव चार्ज, इस तरह ये साइड में निगेटिव चार्ज। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड के ये फॉर्म को, मतलब फिगर नंबर बी। यहाँ पर देखिए ये हमारा फिगर नंबर बी है। फिगर नंबर बी इज ज्विटर आयोनिक फॉर्म। इसे हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयोनिक फॉर्म। क्यों, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिपिड देखते हैं। अब लिपिड क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। लिपिड क्या होता है, आपको पता है वाटर इनसोल्यूबल होता है लिपिड, ठीक है। लिपिड वाटर इनसोल्यूबल। लिपिड के हमें क्या करने, 3 टाइप करने, लिपिड के 3 टाइप करने हैं, ठीक है। दे कुड बी फैटी एसिड, सबसे पहला टाइप देख रहे हैं हम। सबसे पहला टाइप किसका देख रहे हैं, लिपिड का पहला टाइप फैटी एसिड है। फैटी एसिड के पास क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अटैच टू आर ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब क्या, COOH मतलब कि हमारा एसिडिक ग्रुप। उसके बाद आर ग्रुप, आर ग्रुप वेरिएबल हो सकता है, आर ग्रुप कुल भी मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ कार्बन, हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप फ्रॉम 1 कार्बन टू 19 कार्बन। 1 से लेकर 19 कार्बन तक हमारा आर ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है, हमारा आर ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर एक ही कार्बन होता है, दिख तो रहा है आपको। कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 कार्बन होता है। देखिए फिर से बताता हूँ, लिपिड का एग्जाम्पल फैटी एसिड, सबसे पहला फैटी एसिड करेंगे अपन। अब देखिए फैटी एसिड के पास क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक आर ग्रुप होता है। अब देखिए आर ग्रुप अटैच होता है हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप के पास, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। कार्बोक्सिल ग्रुप के पास कार्बन कितना होता है, एक ही कार्बन होता है, COOH, C एक ही है। हमारे आर ग्रुप के अंदर कार्बन 1 से लेकर 19 तक कार्बन हो सकते हैं। हमारे आर ग्रुप के अंदर 1 से लेकर 19 तक कार्बन हो सकते हैं। वो मिथाइल हो सकता है, CH3 हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मिथाइल के पास क्या है, 1 कार्बन, इथाइल के पास 2 कार्बन। इसी तरह से हमारा फ्रॉम 1 to 19 कार्बन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा देखिए प्लामेटिक एसिड, प्लामेटिक एसिड देखिए हमारा हैज़ 16 कार्बन। इसका मतलब क्या, देखिए लॉजिक वाला क्वेश्चन है यार। फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है, प्लामेटिक एसिड। फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है, प्लामेटिक एसिड है। तो फैटी एसिड कैसा बना होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक आर ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में कितने कार्बन होते हैं, एक ही तो कार्बन होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप में एक ही कार्बन होता है। देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर मैंने बता दिया 1 कार्बन है। और प्लामेटिक एसिड के
आर ग्रुप के अंदर 15 कार्बन, कैसे बताता हूँ, देखिए CH2 ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पर हुए ना 14 कार्बन, कितने हुए ब्रैकेट के अंदर 14 कार्बन हुए, और ये हमारा एक कार्बन। इसी तरह से ये 15 + 1 16 कार्बन किसके पास होते हैं, प्लामेटिक एसिड के पास होते हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है यार, अगर हमारा आर्किडोनिक एसिड है, ये हमारा क्या है, आर्किडोनिक एसिड है, उसके पास क्या है 20 कार्बन है इंक्लूडिंग आर ग्रुप, तो हमें पता है ना आर्किडोनिक एसिड के आर ग्रुप के अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं, 19 कार्बन होते हैं। आर्किडोनिक एसिड के अंदर आर ग्रुप होता है, उसके पास कितने होंगे यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, वहाँ पर कितने होंगे, 19 कार्बन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर ही एक कार्बन होता है, एक कार्बन, 1 माइनस कर दीजिए, 20 - 1 19। और आर्किडोनिक हो या फिर प्लामेटिक एसिड हो, ये दोनों भी एग्जाम्पल किसके, फैटी एसिड के। और आपको हमें पता है ना फैटी एसिड कैसे बना होता है, फैटी एसिड के पास क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक आर ग्रुप होता है। तो सीधी सी बात है, अगर आर्किडोनिक एसिड के पास 20 कार्बन हो तो उसके अंदर कितने आर ग्रुप, उसके आर ग्रुप के अंदर कितने कार्बन हो गए, 19 कार्बन हो गए। एक माइनस कर देने का हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप का, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फैटी एसिड दो सिचुएशन में हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड देखिए, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड मतलब विदाउट अ डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब विथ 1 और मोर बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड एक से ज़्यादा बॉन्ड, सैचुरेटेड एक ही बॉन्ड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फैटी एसिड, किसका एग्जाम्पल है, लिपिड का। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड के दो एग्जाम्पल किए, प्लामेटिक एसिड यानी आर्किडोनिक एसिड। प्लामेटिक एसिड के पास कितने 16 कार्बन होते हैं, प्लामेटिक एसिड के आर ग्रुप के अंदर 15 कार्बन होते हैं, प्लामेटिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर एक कार्बन होता है। आर्किडोनिक एसिड के आर ग्रुप के अंदर 19 कार्बन होते हैं एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर एक कार्बन होता है। 19 कार्बन आर ग्रुप के अंदर, एक कार्बन हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, किसके, आर्किडोनिक का, ठीक है। फैटी एसिड कैसे बने होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप के साथ। आर ग्रुप 1 से लेकर 19 कार्बन तक होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फैटी एसिड, हमने देखा अभी हमने फैटी एसिड कैसे हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हो तो एक का एक बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हो तो एक से ज़्यादा बॉन्ड, ठीक है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल का एग्जांपल, ग्लिसरॉल को हम क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल को ही हम बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब देखिए यहाँ पर OH है, OH है, OH है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मतलब क्या, प्रोप। ये देखिए मिथ, इथ, प्रोप, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। किया तो होगा ना, केमिस्ट्री इतनी तो आती होंगी। देखिए अनदर सिंपल एग्जांपल ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फैटी एसिड का एग्जांपल है दूसरा, ग्लिसरॉल। अब देखिए अगर हमने मेनी लिपिड मतलब बहुत सारे ऐसे लिपिड होते हैं वहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिले हुए मिलते हैं, मतलब स्टेरिफाइड मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, स्टेरिफाइड। स्टेरिफाइड का मतलब क्या, जुड़े हुए, क्या होते हैं, जुड़े हुए, ठीक है, ज्वाइंट, स्टेरिफाइड। मेनी लिपिड हैव ग्लिसरॉल स्टेरिफाइड विथ फैटी एसिड। अगर हमारा एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड हो मिक्स में, मतलब एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड। उसे हम क्या कहते हैं, मोनोग्लिसराइड। अगर हमारा एक ग्लिसरॉल दो फैटी एसिड मिक्स हो तो उसे हम कहते हैं डाइग्लिसराइड। एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड तो उसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल का अमाउंट उतना है, एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड डाइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड उसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसराइड को हम बोल सकते हैं ऑयल्स भी बोल सकते हैं, फैट्स भी बोल सकते हैं। ग्लिसराइड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑयल भी फैट भी। क्यों, उनके बेस पे, किसके बेस पे, बेस ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ऑयल जो है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, कम होता है। हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। ऑयल कैसे होते हैं, ऑयल देखा है, ऑयल विंटर में ऑयल ही रहता है, जम नहीं जाता क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, जिंजरली ऑयल। इसका एग्जांपल क्या है, जिंजरली ऑयल लर्न कीजिए, ठीक है।
अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या बोला था, हमने सबसे पहले लिपिड में हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे बोला था, फैटी एसिड देखा, उसके बाद हमने देखा ग्लिसरॉल, अब देखेंगे हम फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कुछ लिपिड ऐसे होते हैं, सम लिपिड हैव फॉस्फोरस, कुछ लिपिड के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर। किसके अंदर, लिपिड के अंदर। लिपिड के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है या फिर फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कुछ कुछ लिपिड के अंदर। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए जिस लिपिड के अंदर फॉस्फोरस हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेटेड लिपिड। जिस लिपिड के अंदर फॉस्फोरस हो तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेटेड लिपिड। अब फॉस्फोराइलेटेड लिपिड का, इसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल क्या है, लिसिथिन। हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है, फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल लिसिथिन है। फॉस्फोलिपिड कहाँ पर फाउंड होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फाउंड होती है। फॉस्फोलिपिड कहाँ पर फाउंड होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमने जब किया था, ठीक है, तब हमने ये पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हम कौन से सेल्स के अंदर करते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हम कर सकते हैं रेड ब्लड के ऊपर, ह्यूमन रेड ब्लड्स के ऊपर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड का एग्जांपल है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है जिसके अंदर 27 कार्बन्स होते हैं, इतना भी नोट कर लीजिए। जिस लिपिड के अंदर फॉस्फोरस हो या फिर फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उस लिपिड को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कहाँ पर मिलती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है। सेल मेम्ब्रेन, देखिए फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल लिसिथिन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड का एग्जांपल है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर 27 कार्बन होते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। नोट, न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब हमारे जो ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं, न्यूरल टिश्यू के पास जो भी क्या होता है, लिपिड होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स होता है। बस इतना ही करना है, इसके ऊपर जाना नहीं है, ठीक है। फिर इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 खत्म हो चुका है। लेक्चर 2 में हम देखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, वहाँ से हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स पसंद आए हो या फिर मेरा वीडियो पसंद आई हो और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।